नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए डे वाइज मॉड्यूल हमारा चल रहा था और डे 10 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। हिंदी माध्यम की श्रृंखला है। भारतीय इतिहास हमारा शुरुआत में रहता है, बाद में मिक्स इसका फॉर्मेट आप देखते हैं अन्य विषयों को। हमने गुप्त डायनेस्टी को शुरू किया था और हमने देखा कि गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त के पूर्वज यानी जो श्रीगुप्त हैं उनके द्वारा की जाती है, जो कि सामंत की हैसियत के आदमी रहते हैं। बाद में इनके पुत्र घटोत्कच वो साम्राज्य को और आगे बढ़ाते हैं और साम्राज्य की वास्तविक स्थापना का कार्य ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया जाता है, जिन्हें कि महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, इसके बाद और भी प्रतापी शासक होते हैं, जिसमें कि आप स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त इस तरह के जो अच्छे अच्छे रूलर हैं उन्हें देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे जो महान राजा हैं वो भी होते हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं स्कंदगुप्त को। पिछले वाले लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कवर किया था। यहाँ पर हम देखेंगे स्कंदगुप्त को और 455 से लेकर 467 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। हर डायनेस्टी में हर रूलर काम का ही हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन गुप्तों की विशेषता ये रही कि शुरुआत से लेकर स्कंदगुप्त तक लगभग सारे ही राजा प्रतापी थे, उनके अंदर योग्यताएं थी। तो ये अंतिम महान शासक था। इसके बाद जो राजा हुए हैं वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन उतनी महानता या वैसा पराक्रम दिखा नहीं पाते। जूनागढ़ अभिलेख में ये दिखाया गया है कि सभी राजकुमारों का परित्याग करके लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वरण किया था। मतलब ये धनी था, धनवान था। स्कंदगुप्त की लक्ष्मी प्रकार के जो स्वर्ण सिक्के हैं, लक्ष्मी राजा स्कंदगुप्त को कोई वस्तु देते हुए दिखाई गई है, मतलब कोई वरदान दे रही है, कोई चीज़ दे रही है अपने प्रतीक के तौर पे। तो ऐसा माना जाता था कि इसके ऊपर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपाएं थी। तो पीछे भी आपने देखा था कि समुद्रगुप्त के समय में भी यही चीज़ें थी। स्कंदगुप्त के स्वर्ण और रजत प्रकार के सिक्के मिलते हैं और सबसे पहले स्कंदगुप्त के ही समय में गुप्त स्वर्ण मुद्राएं 144 ग्रेन में ढाली गई थी। मतलब इनकी गुणवत्ता उच्च थी, पैसे की कमी थी नहीं। तो जब राज्य के पास धन का अभाव नहीं है तो वो स्वर्ण मुद्राएं विशुद्ध ही ढलवाएगा। ऐसे ही आप देखें कि लक्ष्मी या राजलक्ष्मी प्रकार की जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो भी स्कंदगुप्त के द्वारा ही चलाई गई थी। स्कंदगुप्त ने तांबे का कोई सिक्का प्रचलित नहीं किया था। स्कंदगुप्त के द्वारा कोई भी तांबे का सिक्का जो है वो प्रचलित नहीं किया गया था। तांबे का चलाने की नौबत कब आती है? जब राज्य के पास स्वर्ण भंडार या रजत भंडार जो है उसकी कमी होती है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, भरपूर मात्रा में सोना चांदी था, तो फिर सोने चांदी की ही मुद्राएं होती थी। हूणों का पहला हमला, पीछे आपने देखा था कि शकों का आतंक था और शकों का दमन करने वाले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उन्हें शकारी कहा गया। और उससे पीछे आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त के समय में कोई हिम्मत नहीं कर पाता है। तो साम्राज्य फैल चुका था और इस फैले हुए साम्राज्य का रक्षण करना ये राजा का उत्तरदायित्व होता है। तो स्कंदगुप्त के समय में जो हूण हमला करते हैं, हूणों का भी मन बहुत बढ़ा हुआ था और ये बड़े ही नृशंस थे, लुटेरे प्रवृत्ति के थे। तो ऐसे लुटेरे जो बाहर के आक्रमणकारी हैं, इनको सीमाओं से बाहर खदेड़ना, ये काम स्कंदगुप्त ने बखूबी किया है। हूणों का नेता उस समय खुशनवाज था और भीतरी का जो स्तंभ लेख है, जो कि गाजीपुर जिले का जो धुआर्जुन वाला एरिया है, मतलब आप देखेंगे तो वहाँ पर स्थित है और वहाँ गुप्तकालीन अवशेष हैं, राजाओं की वंशावलियाँ और राजाओं के नाम वहाँ से मिलते हैं। तो उसमें ये दिखाया गया है, वहाँ लिखा हुआ मिला है कि स्कंदगुप्त ने किस प्रकार से हूणों को बहुत भगा भगा कर मारा था, मतलब सीमाओं से बाहर खदेड़ा था। हूण हिम्मत नहीं कर सके कि स्कंदगुप्त जब तक जिंदा है तब तक अंदर झांक भी पाए। ठीक है, तो हूणों का हमला यहाँ पे इसने पूरी तरह से रोका था। भारत का रक्षक इसको कहा गया इस मामले में। पीछे आपने देखा था कि इस तरह का भारत का रक्षक की जो उपाधि है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई थी, जिसने कि बाहरी जो यूनानी और इस तरह के हमले थे उस समय के तत्कालीन, उनको रोकने का काम किया था। तो वही काम यहाँ पर स्कंदगुप्त करता है और ये अंतिम स्तंभ था वीरता का, जो कि ढह जाता है तो उसके बाद लुटेरे अंदर आ जाते हैं। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को परास्त किया था और फिर अपने जीवन काल में कभी घुसने नहीं दिया। महमूद गजनवी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को नष्ट किए जाने के बाद कुमारपाल ने उसका पुनरुद्धार करवाया था। देखिए यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को बहुत बार तबाह किया गया है। 17 बार गजनवी का हमला होता है और सोमनाथ मंदिर की जो दौलत है वो गजनवी को आकर्षित करती है। ठीक है, तो इसका पुनरुद्धार कराने का काम ये कुमारपाल के द्वारा करवाया गया था। ये कुछ फुटकर जानकारियां हैं। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र यानी गुजरात का जो ये सौराष्ट्र प्रांत है, इसके प्रांतपति का नाम पर्णदत्त था। ध्यान दीजिएगा, पर्णदत्त। मंदसौर अभिलेख में दशपुर के सूर्य मंदिर के निर्मित करवाने का उल्लेख प्राप्त होता है और महाकवि बाणभट्ट शाहाबाद के रहने वाले थे। इनका भी आप जान लीजिए। बाणभट्ट की आत्मकथा और हर्षचरित आप जानते हैं इनकी रचनाओं के तौर पे।
गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में सोने के सिक्के का वजन सबसे ज्यादा होता था। भाई सोने की कोई कमी ही नहीं थी, पैसा एकदम भरपूर मात्रा में था, तो ऐसे में भरपूर सोने के सिक्के ढलाए जाते थे। और गुप्तोत्तर काल में सामान्य जो ब्याज की वार्षिक दर थी वो 24% थी। अब यहाँ आप देख रहे हैं ना कि जो ब्याज दर है वो अच्छी खासी है, यानी कर वसूला जाता था, हालांकि कर को प्रजाहित में इस्तेमाल किया जाता था। अब स्कंदगुप्त के अभिलेख की अगर बात करें तो उसमें पहला आता है जूनागढ़ अभिलेख, और गुजरात के सौराष्ट्र में ये स्थित है स्कंदगुप्त का सबसे पहला और महत्वपूर्ण अभिलेख। उसके बाद आता है भीतरी स्तंभ लेख, जो कि गाजीपुर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। और इस लेख में हूणों के साथ स्कंदगुप्त के भयंकर युद्ध का ब्यौरा मिलता है, और उसमें दिखाया गया है कि किस शौर्य के साथ स्कंदगुप्त ने उन्हें खदेड़ा था। भीतरी स्तंभ लेख की विशेषता ये भी है, भीतरी मतलब वहाँ स्तंभ है, उस पर वो लिखा हुआ है, तो उसमें पीछे के जो गुप्त राजा हैं विशेष रूप से समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, इनकी माताओं के नाम दिए हैं और उनकी वंशावलियों के नाम दिए। कहोम स्तंभ लेख ये गोरखपुर से प्राप्त हुआ है, ये भी यूपी का है। तो जो यूपी वाले हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि आप यूपी का ही एग्जाम देने जा रहे हैं। इस लेख में ये वर्णित है कि भद्र नाम का एक व्यक्ति था जिसने कि 5 जैन तीर्थंकरों, मतलब सबसे पुराने वाले आदिनाथ ऋषभदेव, उसके अलावा शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी, इनकी प्रतिमा बनवाई थी। यानी जैन धर्म में उसकी आस्था थी, इससे ये मालूम होता है। इंदौर का जो ताम्रपत्र लेख है उसमें आप देखें कि प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो नाम है भले ही इंदौर, लेकिन ये बुलंदशहर से प्राप्त हुआ है। और सुपिया अभिलेख की अगर बात की जाए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और ये वाला जो अभिलेख है इसमें बाकायदा गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से प्राप्त होती है। यानी सबसे पहले वाले रूलर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी राजाओं के नाम इसमें मिलते हैं। श्रीगुप्त का नाम नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद उनके बेटे घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम, और इस तरह से वो आगे चलता है। अब इसे यहाँ अगर सूपिया अभिलेख पर विश्वास करें तो शुरुआत इसकी किससे हुई है? घटोत्कच से हुई है। तो इस गुप्त वंश को हम घटोत्कच वंश भी कह सकते हैं। गढ़वा शिलालेख की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में स्थित है, और स्कंदगुप्त के शासन का ये अंतिम अभिलेख है। ध्यान दीजिएगा, गढ़वा वाला जो है ना, यह अंतिम अभिलेख कहा जाता है। संभव है कि इसके बाद भी अभिलेख खोदे गए हों या लिखे गए हों, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। जो अंतिम प्राप्त होता है सबसे बाद वाला, वो गढ़वा है। अब गुप्त काल के आसपास का जो समय था और गुप्त काल पूरा, उसमें सिक्कों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें देखने आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम कौड़ियों के बारे में देखते हैं। आपने मुहावरे सुने होंगे, कौड़ी के मोल बिक जाना, कौड़ियों के दाम बिकना, कौड़ियाँ उल्टी पड़ना। तो ये कौड़ी भी एक मुद्रा होती थी, ठीक है, फायान के हिसाब से, जो कि एक चीनी यात्री था और जमीनी रास्ते के सहारे वो भारत में आता है गुप्त काल में ही। तो उसमें उसके हिसाब से ये कहा गया कि भारत में क्रय विक्रय का जो तत्कालीन माध्यम था, जब वो भारत में आता है तो उसमें लोग कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। जैसे पीछे पर्ण का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही यहाँ पे कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। संपूर्ण प्राचीन और मध्यकाल में कौड़ियाँ एकमात्र जो स्रोत, मतलब कौड़ियों का जो एकमात्र स्रोत था वो मालद्वीप था। और इस तरह की कौड़ियों की प्राप्ति सोहेपुर यानी उड़ीसा वाला एरिया, उसके अलावा भौंदरी और बहुंदरी गांव जो कि लखनऊ के क्षेत्र के आसपास देखे जा सकते हैं, तो वहाँ से मिले। नारद स्मृति और पतंजलि का जो महाभाष्य है, यहाँ पतंजलि लिखा हुआ है, वो पतंजलि है। तो महाभाष्य ये जो है पतंजलि का ग्रंथ, और नारद स्मृति ग्रंथों में से है। इसमें दीनार का उल्लेख प्राप्त हुआ है, और दीनार जो है वो सोने की होती थी। सूर्यसेन शासकों के सिक्कों का, यहाँ आप देखें, सिक्कों का अगर अंकन देखा जाए, मतलब उस पर किस तरह की आकृतियाँ हैं, तो उस पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित किया गया है। प्रतिहार शासक का नाम था मिहिर भोज, इनके बारे में आप वैसे भी जानते होंगे। आदि 12 प्रकार के सिक्के, और उन सिक्कों पर बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय और वाराह अवतार का अंकन दिखाई देता है। देखिए प्रकार जो देता है ना, कि मयूर प्रकार के सिक्के हैं, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के हैं, या वीणावादक प्रकार के सिक्के हैं, तो उस पर वो चित्र अंकित होता है, इसलिए सिक्कों को उस प्रकार का कहा जाता है। उस श्रेणी के कई सारे सिक्के होते हैं जिन पर कि समान चित्रांकन किया जाता है, और उनका मूल्य एक जैसा होता है, जो मूल्य है वो एक जैसा होता है, गुणवत्ता एक जैसी होती है। तो यहाँ जो आदि 12 प्रकार के सिक्के हैं, उस पर वाराह अवतार भगवान विष्णु का जो था, जिसमें कि उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को मुक्ति दी थी, तो वो वाराह अवतार का वर्णन, और उन्होंने अपने दांतों पे ऐसे पृथ्वी को उठाया हुआ है। वाराह अवतार आप देखिएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो वो वाला चित्र जो है वो सिक्कों पर दिखाई देता है। प्लस साथ में उसका जो दूसरा हिस्सा है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं आप जानते हैं, तो एक पहलू पर तो वाराह अवतार बना हुआ है, जो दूसरा वाला पहलू है उस पर गाय बछड़े को दूध पिला रही है, ठीक है, गौ माता, तो ये वाला। और इसके बाद विशल प्रिय चाहमान, ये जो शब्द है ये चौहान शासकों के लिए इस्तेमाल हुआ है। और बिसल प्रिय जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, तो असल में ये विग्रह राज को कहा जाता था, बीसल देव भी इनको कहते थे। विग्रह राज चतुर्थ का एक नाम था बीसल देव, तो उनके नाम से ये प्रचलित सिक्का था विशल प्रिय। अश्वारोही प्रतीक युक्त चांदी के सिक्के जो हैं ये चौहान रानी सोमल्या देवी से संबंधित है। ये तत्कालीन सिक्कों की बात हो रही है, इसमें वंश नहीं जुड़ा हुआ है कि इस खास वंश से इनका संबंध है। गधैया प्रकार के सिक्के जो हैं ये हूण शासकों से जुड़े हुए हैं, और ससैन प्रकार के जो सिक्के हैं इसके अनुकरण पे इन्हें चलाया गया था। तो कुछ सिक्के जो है वो समाप्त होते हैं, मतलब उनका चलन बंद होता है, और उन्हीं से अनुकरण लेकर आगे सिक्कों को ढाला जाता है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देवता हनुमान मतलब जो राम भक्त हनुमान जी हैं उनका अंकन कदम्ब शासकों के सिक्कों पर दिखाई देता है। इसके अलावा जो चंदेल रूलर हैं उसमें संलक्षण वर्मा के सिक्कों पर भी हनुमान जी का जो चित्रण है वो किया गया है। कुषाण शासक हुविष्क की अगर बात करें, आप देखते हैं ना कि विम कटफिशस और कुजुल कटफिशस इस तरह के शुरुआती शासक होते हैं कुषाण डायनेस्टी में। उसके बाद कनिष्क होता है, हुविष्क, इस तरह के रूलर होते हैं। तो हुविष्क के सिक्कों पर सबसे पहले उमा का अंकन किया गया है। उमा मतलब यहाँ पर देवी पार्वती की बात की जा रही है। बुद्ध और शिव का अंकन कनिष्क और हुविष्क दोनों की मुद्राओं पर मिलता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो कुषाण शासक है वो शैव मतावलंबी भी दिखाई देते हैं। भगवान शिव में भी उनकी आस्था दिखती है, हालांकि वो विदेशी हैं ऐसा माना जाता है। और बौद्ध धर्म में जो महायान शाखा थी उससे भी इनका काफ़ी ज़्यादा लगाव था। विशेष रूप से अगर कुषाण शासक कनिष्क की बात की जाए तो जो चौथी बौद्ध संगीति है वो उसी के शासनकाल में उसी के राज्य में होती है, कुंडलवन में, मतलब कश्मीर में। और वहाँ पर बौद्ध धर्म में डिवीज़न हो जाता है। जो उदारवादी सोच के थे, आधुनिक विचारधारा के थे, वो महायानी बन जाते हैं। जो पिछड़ी और परंपरावादी सोच के थे, मतलब एकदम लकीर के फकीर, तो वो हीनयानी के तौर पर पीछे रह जाते हैं। तो महायान शाखा को ये भी फॉलो करता था, उसी का फॉलोवर था और गांधार कला शैली को संरक्षण देता था। तो वो सारी जो मुद्राएं हैं वो यहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा कुमार गुप्त के सिक्कों पर मयूर यानी मोर की आकृति मिली है और स्कंदगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी जी का अंकन दिखाई देता है। बंगाल में चांदी के सिक्के चलते थे जिनको कि हरिकेल कहा जाता था, नाम याद रखिएगा। रजत शतमान का जो प्राचीन उल्लेख है वो मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होता है, मैत्रेयी, ठीक है। कारशार्पण का पहला उल्लेख संविधान ब्राह्मण में हुआ है और नागानिका के नानाघाट अभिलेख तथा नहपान का जो नासिक अभिलेख है वहाँ पे कारशार्पण जिसे कि कहापण कहा गया है उन सिक्कों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये पर्ण से ही जुड़ा हुआ शब्द है, कारशार्पण। इसके बाद आप देखें सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था और गुप्त शासकों के समय में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। हालांकि बाद में आप देखेंगे कि संपन्नता और बढ़ती है और स्कंदगुप्त के समय में ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के चलते हैं और उनका जो भार है, उनकी जो गुणवत्ता है वो भी ज़्यादा होती है, 144 ग्रेन वाली। इसके बाद आप देखें इसमें आगे गुप्त शासकों के पतन के बाद कलचुरी शासक गांगेय देव विक्रमादित्य, इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, ठीक है। ये कलचुरी शासक है, ध्यान दीजिएगा। विक्रमादित्य से आप कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ये जो विक्रमादित्य की टाइटल है ये राजाओं का सपना बन जाती है। मतलब जो राजा जरा सा तलवार चलाना सीखा तो वो विक्रमादित्य की ही उपाधि धारण करना चाहता है। आप देखेंगे कि बाद में जो अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है हेमू, उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। अंतिम वही था जो कि उपाधि को धारण करता है। तो अगर कम भी योग्य है, थोड़ा सा भी प्रतापी है, तो वो भी विक्रमादित्य की टाइटल को धारण कर लेता था। लेकिन असली विक्रमादित्य कौन थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसके बाद आप देखें आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधि हमें अमरावती से प्राप्त होती है। आंध्र की राजधानी अमरावती वही क्षेत्र है। हिंद यवनों ने मुद्रा बनाने की नई विधि को विकसित किया था और ये जो विधि थी इसको डाई स्ट्राइकिंग कहा जाता है। अब ये जो डाई स्ट्राइकिंग विधि थी इसमें डाई पर चढ़ाकर उसको स्ट्राइक किया जाता था। जैसे आहत प्रकार के सिक्के होते हैं ना, पंचमार्क सिक्के, कुछ उसी प्रकार की प्रणाली से इसको विकसित किया जाता था। और ठप्पों से अंकित सिक्के, वही बात है, पंचमार्क सिक्के चलाए थे। ज़्यादातर हिंद यवन सिक्के जो है वो या तो वर्गाकार है या फिर चौकोर है। भाई ठप्पा लगाएंगे तो उसकी जो आकृति बनेगी वही नहीं रहेगी। इसके बाद आप देखिए हिंद यवनों के टकसाल कपिशा में थे। इसके अलावा पुष्यकलावती में थे, तक्षशिला में थे। पुष्यकलावती ये गांधार कंबोज वाला रीजन। दमित्री ने स्वयं को सिक्कों पर अपराजेय घोषित किया है, मतलब जिसे कि पराजित नहीं किया जा सका या नहीं किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में कुट रूपक नाम का एक पद मिलता है जिसका कि काम जाली सिक्के चलाना होता था, ठीक है। मतलब वो बनाता था और मार्केट में उसको सप्लाई करता था ताकि जो जाली करेंसी है वो चले। तो इसको कूट रूपक कहा जाता था। मतलब ये कूट होता था, जो रूपक होता था यानी रुपया होता था उसको ये फोड़ने का काम करता था, खराब करने का काम करता था। तो अर्थशास्त्र, यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात हो रही है और इसीलिए चाणक्य को रूप दर्शक नाम का एक अधिकारी नियुक्त करना पड़ा जो कि सिक्कों को देखे, पहचाने कि ये असली वाला है कि नकली वाला है। इसके बाद आप देखें सीसा और पोटीन के सिक्के जो हैं ये सातवाहन शासक चलाते हैं। समस्या ये थी कि उस समय तक जो सोना चांदी है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती बन गया था, मतलब दुर्लभ बन गया था। वो गुप्तों तक ही ज़्यादा प्रचलित होता है। सातवाहनों का जो समय था पीछे वाला, मतलब आप पहले वाला कह सकते हैं, सातवाहन पहले से ही सक्रिय थे। आप देखेंगे कि जो शुंग डायनेस्टी है और कर्ण डायनेस्टी है वहाँ तक आते आते सातवाहन वंश काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है। तो इनके पास वैसी संपदा नहीं थी जैसे कि इधर उत्तरी भारत वाले रूलर्स के पास थी। ये धीरे धीरे राज्यों को जीतकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। तो इनके पास वैसी धातुएं भी नहीं थी जो बहुमूल्य धातुएं हैं। तो ये सीसा और पोटीन के सिक्के ढलवाते थे। दक्षिण भारत में सबसे पहले कदम्ब शासक शांतिवर्मा ने सोने के आहत सिक्के बनवाए। आहत सिक्के आमतौर पर सोने के नहीं बनते थे, लेकिन ये जो महाशय हैं कदम्ब शासक शांतिवर्मा, ये उसके भी आहत सिक्के बनवा देते हैं। और चंद्रगुप्त मतलब यहाँ गुप्त वंश के शासक की बात हो रही है, तो व्याघ्र शैली के सिक्के जो थे वो चांदी के थे। ध्यान दीजिएगा कि जो व्याघ्र शैली के सिक्के हैं वो चांदी के हैं। धातु आपको पता होनी चाहिए। ये सिर्फ पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। और चोल शासकों की अगर हम बात करें तो बाघ प्रकार के सिक्के उनके समय में चले, उस पर बाघ का चित्र अंकित होता था, इसका ये मतलब है।
अब बात करनी होगी गुप्त प्रशासन की। जैसे हमने मौर्य प्रशासन को देखा था विधिवत, ठीक वैसे ही यहाँ पर गुप्त प्रशासन में जितनी परीक्षा उपयोगी चीजें हैं उसको हम कवर करेंगे। तो राजभाषा इनकी संस्कृत थी। आपने देखा कि पुराण पर आधारित धर्म की स्थापना इन्होंने की थी, पुराणों को ज़्यादा तवज्जो दी थी और वैदिक धर्म यहाँ पे पीछे छूट जाता है, पुराणों को पहली वरीयता दे दी जाती है और संस्कृत जो कि अब ज़्यादा प्रचलित भाषा के तौर पर इस्तेमाल की गई है तो वो राजभाषा बन जाती है, राजधानी इनकी पाटलिपुत्री रहती है। अगर हम केंद्र की बात करें तो उसमें प्रांत हुआ करता था जिसमें कि देशभुक्ति और अवनी होते थे। जिला जो होता था उसको विषय कहा जाता था। जो तहसीलें होती थी उनको आज के समय में हम लोग तहसील कहते हैं, उस समय हम लोग वीथ ही कहते थे। और जो पैठ यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है वो गाँव के लिए इस्तेमाल किया गया है, इन्हें पैठ कहा जाता था। नगर प्रशासन में ग्राम प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन और भू प्रशासन भी होता था क्योंकि इन्हें राजस्व अच्छा खासा चाहिए होता था। और गुप्तों के जो सामंत थे, देखिए गुप्त खुद ही सामंत थे और उन सामंतों में ये ज़्यादा शक्तिशाली सिद्ध होते हैं, अपने आप को महिमा मंडित कर पाते हैं, दबदबा कायम कर पाते हैं, तो ये राजा बन जाते हैं। सभी जितने भी सामंत थे उनको इकट्ठा करके एक राज्य की नींव डाल देते हैं जो कि गुप्त राज्य कहलाता है। और इनके जो सामंत थे उसमें मुख्य रूप से मौखरी, यहाँ आप देख रहे हैं, परिव्राजक, उत्तरगुप्त, उच्चकल्प, सनकानिक, वर्मन और मैत्रक। आप देखेंगे कि जब गुप्तों का पतन होता है उसके बाद ये जो शासक हैं मतलब सामंत हैं, ये स्वतंत्र होकर अपने अपने राजवंश बनाने लगते हैं और भारतवर्ष के टुकड़े होने लगते हैं। सैन्य प्रशासन को हम देखते हैं तो सैन्य प्रशासन में जो सेना का कार्यालय होता था, मतलब जो मिलिट्री का हेडक्वार्टर होता था, उसको बलाधिकरण कहा जाता था। उसका नाम क्या था? बलाधिकरण, यानी बल का अधिकरण। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत होता था। जो इसका केंद्र है मतलब हेडक्वार्टर है उसका नाम बलाधिकरण है और जो इसकी निगरानी करने वाला हेड ऑफिसर होता था, मिलिट्री ऑफिसर, उसको महाबलाधिकृत कहा जाता था। अन्य सैन्य अधिकारी भी होते थे, वो तो हेड होता था। उसके अलावा एक होता था महापीलुपति। तो यहाँ पर पीलवान आप सुनते होंगे, ये कोचवान जो हाथी के ऊपर कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है। तो ये महापीलुपति जो था ये हाथियों की सेना का प्रमुख होता था। हालांकि इनकी जो एलिफेंट आर्मी है वो चंद्रगुप्त मौर्य की एलिफेंट आर्मी के सामने कुछ नहीं है। और भट्टाश्वपति जो था ये घुड़सवारों की सेना का हेड होता था। रणभांडागारिक ये सैन्य साजो सामान की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था। और चौरोधरणिक ये चोर पकड़ने वाला सिपाही होता था क्योंकि उस समय तक आते आते चोरी की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब यहाँ पर आपको जो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित पद थे और अधिकारियों के नाम थे, उसकी झलक लगभग हर जगह देखने के लिए मिलेगी, बस नाम बदल दिए गए हैं। तो जितने भी बाद वाले रूलर होते हैं या जितने भी प्रतापी या सफल राजा होते हैं कुल मिलाकर, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रेरित होते हैं निश्चित तौर पे। आगे चलते हैं। अगर हम भू राजस्व प्रशासन की बात करें तो भूमि के प्रकार जानने आवश्यक है, तभी हम उस पर राजस्व कैसा लगता था ये समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो खेती योग्य जमीन होती थी, खेती ही हमारे देश में अर्थव्यवस्था का मूल आधार रही है और अभी भी है प्राथमिक क्षेत्र के तौर पे। तो क्षेत्र भूमि को कहा जाता था खेती योग्य भूमि। असल में खेत शब्द जो है वो तद्भव है, उसका जो तत्सम रूप है यानी शुद्ध रूप है संस्कृत का, वो क्षेत्र ही होता है। ठीक है, तो क्षेत्र भूमि जो थी असल में खेती योग्य भूमि होती थी। खिल्य का मतलब होता था बंजर भूमि, इसको सिल भी कहा जाता था। छिद्र भूमि न्याय, इसका मतलब क्या है? तो इसका उपयोग गैर कृषि भूमि या कृषि योग्य भूमि दोनों के लिए किया जाता था। साथ में वास्तु है, तो वास्तु का मतलब होता है वास करने योग्य भूमि। आप सुनते हैं ना वास्तुशास्त्र, तो वास्तुशास्त्र का मतलब क्या है? निवास स्थान पर जो अच्छा बुरा विचार करके तब हम वहाँ पर अपना घर बनाते हैं और चीज़ों को उसी स्थान पर रखते हैं जिस हिसाब से वास्तुशास्त्र में वर्णित किया गया है। मतलब ये अच्छे बुरे से जुड़ा हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ चक्कर होता है। तो वास्तु का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि वास करने योग्य भूमि, मतलब उसमें कोई दोष नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अप्रहत जो है वो ऐसी जंगली भूमि होती थी, आप कह लीजिए कि परती जमीन होती थी जिस पर कि एक लंबे समय से जुताई बुआई का काम नहीं हुआ था। और ब्रह्मदेय का मतलब क्या है? तो ब्रह्मदेय का मतलब ये हुआ, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण और देय मतलब देना, तो ब्राह्मणों को ये दान स्वरूप दी गई जमीन होती थी। राजा के द्वारा ये जमीन दी जाती थी या राज्य के द्वारा दी जाती थी। और ऑब्वियस सी बात है कि जब ब्राह्मण को दान दिया गया तो उससे कर नहीं वसूलेंगे, तो इसलिए ब्राह्मण यहाँ काफ़ी मजबूत बाद में हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें इसमें इधर वाले हिस्से को, मतलब भू प्रशासन से संबंधित अधिकारी जो कि कर लगा था, राजस्व लगा था, तो उसको वसूलने के लिए, उसके नियमन के लिए और भूमि की पैमाइश के लिए ऑफिसर्स होते थे। पहला जो व्यक्ति था वो था ध्रुवाधिकरण, और ध्रुवाधिकरण भू कर का संग्रहण करता था, मतलब जमीन पर जो टैक्स लगता था उसको ये कलेक्ट करने का काम करता था। महाछपटलिक ये जो था ये लेखा का प्रभारी होता था, लेखाकार होता था। कर्णिक का काम भूमि अभिलेखों का संरक्षण करना था। और दिविर जो था ये लेखक या लिपिक होता था, मतलब लेखा जोखा देखता था। न्यायाधिकरण ये निपटारा करने के लिए एक न्यायालय होता था जो कि भूमि संबंधित विवादों का निपटारा करता था। अप्रदा का मतलब ये होता है कि ऐसी जमीन है जिस पर कि कोई बंदोबस्त नहीं है, मतलब उसका कोई ना तो पैमाइश किया गया है, ना ही वो किसी को नॉमिनेट की गई है, मतलब तय नहीं है कि वो जमीन किस वैरायटी की है, और ऐसी जमीन पर कोई भी कब्जा कर लेता था। इसके बाद अग्रहार भूमि को आप देखेंगे तो मंदिरों और ब्राह्मणों को शैक्षणिक और धार्मिक कार्यों हेतु उसी उद्देश्य से ये दी जाती थी।
और इस पर कर प्रायः नहीं लगता था। जो अग्रहार भूमि होती थी, ज़्यादातर राजा इस पर कर नहीं लगाते थे। इसके बाद अब ये जानना आवश्यक है कि गुप्त काल तो बाद का समय है, ये ईसा पूर्व वाला नहीं बल्कि ईस्वी में गिना जा रहा है। तो ये जानना जरूरी है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, क्योंकि हमने देखा है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ठीक थी, हालांकि पैट्रियार्की तब भी थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में जैसे वर्ण व्यवस्था में नीचे वाले वर्णों की दशा खराब होती है, वैसे महिलाओं की भी दशा खराब होने लगती है। उन्हें वस्तु समझा जाता है। आपने द्रौपदी वाला प्रसंग सुना होगा, द्रौपदी को एक वस्तु की तरह से दांव पर लगा दिया जाता है। तो वो उत्तर वैदिक कालीन समय था। और बाद में आते आते और डिक्लाइन होती है और मिडिवल तक आते आते तो एकदम से भ्रष्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो गुप्त युगीन महिलाओं की स्थिति है उसमें क्या कंडीशन है, गिरावट आती है। ऑब्वियस सी बात है, गिरावट आएगी ही आएगी। उत्तर वैदिक काल से आप जैसे जैसे जाएंगे ना, उसमें कोई बढ़ावा नहीं दिखाई देता है। लोग विकसित होते हैं, लोगों की सोच विकसित होती है, लेकिन महिलाओं की स्थिति या जो वर्ण के हिसाब से चौथे और तीसरे वर्ण थे उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। गुप्त युगीन नाटकों में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उच्च सामाजिक स्तर वाले पात्र जो हैं वो संस्कृत बोलते हैं और निम्न सामाजिक स्तर वाले जो पात्र हैं वो प्राकृत बोलते हैं। प्राकृत, ठीक है, प्राकृत कोई भाषा ऐसी खराब नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पर खराब दृष्टिकोण से देखा गया है। तो इस खराब भाषा को खराब लोग बोलेंगे उनके हिसाब से। तो खराब लोग कौन होते थे? या तो महिलाएं होती थी और नहीं तो शूद्र होते थे। ठीक, तो ये दृष्टिकोण था समाज का। और बाकी जो सम्भ्रांत सुशिक्षित लोग होते थे, भले ही मन से मैले हों, लेकिन वो संस्कृत बोलते थे। याज्ञवल्क्य के हिसाब से, अब ये पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, महिला का विवाह ही उसका उपनयन है, इसलिए उसे वेदाध्ययन का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विवाह के बाद तो उसे गृहस्थी चलानी होती है। तो वेद पढ़ के ही क्या करेंगी। और आप देखते हैं ना याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, गार्गी एक नंबर की विदुषी रहती है उस जमाने की। और जब याज्ञवल्क्य के साथ उनका शास्त्रार्थ हो जाता है तो उसमें याज्ञवल्क्य को ये लगने लगता है कि ये महिला मुझे पराजित कर देगी, ये लड़की तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है, इसके तर्क इतने भयंकर हैं कि मेरी बोलती बंद होने वाली है और बड़ी बेइज्जती होगी अगर हम हार गए। तो याज्ञवल्क्य गार्गी को चेतावनी देते हैं कि अगर अब तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तो ये जो संवाद है ये आप देखते हैं। फिलहाल यहाँ आप देखिए कि कालिदास ने कन्या की तुलना बंधक रखे धन से की है, मतलब उस पर किसी दूसरे का अधिकार है, उसको वस्तु की तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा, मतलब बहुत गिरावट आ गई थी। पर्दा प्रथा थी, जब गिरावट आएगी तो पर्दा प्रथा जैसी जो कुरीतियाँ हैं वो आएंगी। साहित्य में भी इसका उल्लेख दिखाई देता है, लेकिन दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी। अभी वो बुराई यहाँ पर नहीं, क्योंकि इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, हम उस समय में तो जा नहीं सकते हैं। इतिहास जो है वो सबूतों में यकीन रखता है। तो अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं उसमें पर्दा सिस्टम नहीं दिखाई देता है। नाटकों में भी जो चित्रांकन है, कहीं गुहा लेख में है, कहीं स्तंभ लेख में, उसमें भी नहीं दिखता है। मुद्राओं में भी जो रानियां हैं उनमें पर्दा सिर पर नहीं, मतलब पर्दा का मतलब ये है कि मुंह नहीं ढका हुआ है, सिर पर ऐसे है पल्ला, लेकिन वो मुंह नीचे जो उसका घूंघट वाला सिस्टम होता है वो नहीं। आगे चलते हैं। कोई भी साम्राज्य जब बनता है तो उसका एक शिखर बिंदु होता है, धीरे धीरे करके वो खड़ा होता है। तो श्रीगुप्त से ये स्थापित हुआ और चंद्रगुप्त प्रथम के समय में अपना कीर्ति प्राप्त करता है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय तक आते आते अपने शिखर पर होता है। उसके बाद स्कंदगुप्त तक ये अपनी पीक पर बना रहता है, फिर इसमें गिरावट शुरू होती है। तो गिरावट होने के पीछे कई कारण होते हैं, पतन होता है और उस समय का समाज और संस्कृति कैसी रहती है ये जानना आवश्यक है। तो देखिए, स्वर्ण युग था गुप्त काल, ऐसा कहा जाता है, मतलब कुछ इतिहासकारों का कहना है। कुछ मामलों में स्वर्ण युग था, कुछ मामलों में स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता है, जैसे कि महिलाओं की स्थिति के मामले में, उस मामले में इसे कतई स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाकी अगर हम देखें भारतवर्ष के वैभव की रक्षा, बाहरी आक्रमणों से रक्षा, तो उसके मामले में ये गोल्डन एज कही जा सकती है। के.एम. मुंशी ने ऐसा कहा है। अजंता से प्राप्त जो 30 गुफाएं हैं उनकी जब खुदाई की गई, मतलब ऐसा नहीं था कि वो अजंता की गुफाएं जैसी आप आज देखते हैं वैसी ही, अरे वो दबी हुई थी मिट्टी की परतों के नीचे और उसमें चारों ओर से पत्थरों का ढेर था, कोई उनके बारे में नहीं जानता था। उसे खोजा गया, फिर खोदा गया, जब खोदा गया, साफ किया गया तो मालूम हुआ कि उसमें चित्र भी है। ठीक है, तो ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में जो समय है उसमें इसे देखा गया है, मतलब अजंता की गुफाओं को। और इसमें चैत्य का मतलब होता है, ये चैत्य शब्द चिता से बना हुआ है। तो पहले के समय में स्तूप होते थे जहाँ की बौद्ध महापुरुष जो होते थे, जैसे कि गौतम बुद्ध या इस तरह के जो महाभिक्षु हैं, तो उनकी अस्थियों को संकलित करके रखा जाता था। 84,000 स्तूप तो सम्राट अशोक ने ही बनवा डाले थे। तो अवशेषों का संग्रहण किया जाता था और उन्हीं से सटा हुआ एक पूजा घर होता था जहाँ पे इन महापुरुषों की स्तुति की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी, और उसी को कहा जाता था चैत्य। ठीक है, तो ये चैत्य एक तरह का मंदिर होते थे। और विहार जो होते थे ये मठ नहीं होते थे, यहाँ मठ दिया हुआ है। विहार एक अस्थायी निवास का स्थान होते थे। असल में गौतम बुद्ध के समय से ये परंपरा थी। गौतम बुद्ध शारीरिक रूप से बड़े हट्टे कट्टे थे, एक दिन में 20-20 किलोमीटर पैदल चल लेते थे, तो उन्हें रुकने की जरूरत तो आती नहीं थी। रुकना उन्हें तभी पड़ता था जब विवशता हो, और विवशता होती थी बरसात के मौसम में। पुल और आज की तरह से सड़कें नहीं होती थी, तो कहीं नदियाँ जो हैं वो बाढ़ पर हैं, मतलब उफान उनमें आया हुआ है, पानी पूरा घिरा हुआ है, तो आगे का रास्ता अवरुद्ध है, मतलब रास्ते वैसे खुले नहीं रह जाते थे बरसात के समय में। तो इन्हें रुकना पड़ता था, क्योंकि ये अकेले नहीं चलते थे, इनके साथ पूरा झुंड होता था। तो जहाँ रुकते थे वहाँ पर जो बड़े बड़े धन्ना सेठ होते थे, राजा होते थे, वो निवास स्थान इनके लिए बनवा देते थे, पहाड़ कटवा कर या जैसे भी।
तो उन्हें विहार कहा जाता था। 4 महीने बरसात के बहुत भिक्षु इसमें बिताते थे और ये परंपरा बाद तक चलती है। और स्थायी रूप से जहाँ रहते थे उसको मठ कहा जाता है। दोनों में फर्क है। फिलहाल यहाँ आप देख रहे हैं तो चोल प्रशासन अगर देखा जाए, अभी दक्षिण में घुस गए हैं, तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ये है कि स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन इनका था। जैसे आप देखते हैं ना गुप्त डायनेस्टी में कुछ प्रतापी शासकों को, जैसे स्कंदगुप्त हैं या फिर पीछे आप समुद्रगुप्त को देखें, तो सुगठित शासन व्यवस्था वैसी ही चोलों की भी थी। तो चोलों के समय में अगर देखा जाए तो गुप्त काल में माफ कीजिएगा स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन था। मतलब जो ग्राम स्तर का प्रशासन है वो काफ़ी सुगठित था। और आप समझ सकते हैं कि अगर ग्राम स्तर पर प्रशासन इतना ज़्यादा गठित था तो बाहरी जो उसके बड़े लेवल हैं, जैसे कि जिला स्तर है, नगर स्तर है, उस पर कितना ज़्यादा व्यवस्थित रहा होगा। गुप्त काल में भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए जो पदाधिकारी नियुक्त होता था उसको कर्णिक कहा जाता था। और नल, कुल्यावाप, द्रोण, पाटक, ये सब क्या है, ये गुप्त काल में, मतलब गुप्त काल का जो ज़्यादातर बाद वाला हिस्सा है। और गुप्तोत्तर काल में भूमि मापन की इकाइयाँ होती थी, जमीन को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। द्रोणवाप, कुल्यावाप, ये यूपीएससी में 2020 में शायद पूछा गया था प्रीलिम्स में। याज्ञवल्क्य ने विधवाओं की संपत्ति संबंधी अधिकारों की काफ़ी उदार व्याख्या की है। हालांकि याज्ञवल्क्य उदारवादी सोच के थे नहीं, लेकिन इन्होंने व्याख्या की। न्यूटन से बहुत पहले प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, अपने भारतीय, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बता दिया था। विदेशी तो हमारी नकल करते हैं, हम अपने ज्ञान की कद्र करें न करें, लेकिन उन्हें हमारे ज्ञान का चस्का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो हमारे ही ग्रंथों को डिकोड करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वहाँ से सीखते हैं और उसके बाद आविष्कार करके उस पर अपना लेबल चिपका देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में भी यही होता है। ऐसा नहीं है कि सेब उनके सिर पर गिरा और उन्हें अकस्मात विचार आया कि ग्रेविटी होती है। वो विचार उनके दिमाग में पहले से ही चल रहा था। अब इसके बाद चलते हैं आगे। राजशेखर ने नर्मदा को, मतलब नर्मदा नदी, जिसे कि पुराने समय में रेवा कहा जाता था, रेवती या रेवा बोलते थे, तो नर्मदा नदी को आर्यावर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा कहा है। तो आप जानते हैं कि विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं, वो एक विभाजक का काम करती है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में। मतलब आप कह सकते हैं कि जो दक्कन का प्लेटू है उसका अपर एरिया या अपर पोर्शन जो है वो विंध्याचल पर्वत से कवर है, मतलब वो आउटलाइन है उसकी, और उसके बाद शुरू होता है उत्तर का मैदानी हिस्सा। तो ये नर्मदा बीच में ही है और इसे विभाजित करने वाली रेखा के तौर पे देखा गया। अब यहाँ डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय जो है, इसकी स्थापना अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव ने की थी। विशेष रूप से बढ़ाने का काम बासव कवि का था। गुप्त अभिलेखों में भाग और भोग, यहाँ देखें आप ध्यान से, भाग और भोग के अतिरिक्त उद्रंग, ये शब्द ध्यान दीजिएगा, उद्रंग और उपरिकर, ये सब जो हैं, जितने भी नाम आपने देखे हैं, ये करों के प्रकार है। ये कर आरोपित किए जाते थे और इसका उल्लेख प्राप्त होता है गुप्तों के ही अभिलेखों में। उद्रंग होता क्या था? तो उद्रंग राज्य को दिया जाने वाला, मतलब लोगों के द्वारा राज्य को दिया जाने वाला भूमिकर होता था, भूमिकर का एक प्रकार होता था। सोहगौरा को देखते हैं। सोहगौरा अभिलेख से ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है जिनका कि संकट काल में इस्तेमाल किया जा सके, और सोहगौरा अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये चीज़ें आप एक एक करके देख रहे हैं। अच्छा, गुप्तकालीन मंदिरों में भीतरगांव, अब भीतरगांव का मतलब वो भीतरी मत समझ लीजिएगा, भीतरगांव है आपका कानपुर में, और इसके अलावा सीरपुर, ये सीरपुर में है लक्ष्मण जी का मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर और रायपुर मध्य प्रदेश वाला एरिया है। अगर लोकेशन वाइज आप देखें तो ये दोनों ईंटों से बने हुए हैं। इनकी विशेषता क्या है कि इनका स्थापत्य जो है वो ब्रिक्स से बना हुआ है, वो भी पकी हुई ईंटें हैं। अब यहाँ टेबल बनी हुई है, और जो टेबल है इसमें गुप्त अभिलेखों में जिन पदाधिकारियों का वर्णन है उनको हम देखेंगे, और साथ में टेबल का एक हिस्सा जो है वो अलग है, वो इस टेबल से संबंधित नहीं है, ये अलग है, और इधर वाला जो है वो अलग है। तो इसमें कालिदास, ये असल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबार के 9 रत्न हैं उनके नाम है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पदाधिकारियों को, ठीक है। तो महाबलाधिकृत से शुरू करते हैं। महाबलाधिकृत ये प्रधान सेनापति होता था, मतलब सेना का ये सर्व सेनापति कहा जा सकता है, और महादंड नायक ये मुख्य न्यायाधीश होता था। अब यहाँ पर राजा केंद्र नहीं होता था, यहाँ पर न्यायाधीश का महत्व था। महाप्रतिहार ये नगर रक्षक होता था, राजमहल का रक्षक मूल रूप से होता था। महासंधि विग्राहक ये युद्ध और शांति का मंत्री होता था, आप इसे विदेश मंत्री कह सकते हैं आज के समय के हिसाब से। इसके बाद नंबर आता था दंडपाशिक का। दंडपाशिक पुलिस विभाग का हेड ऑफिसर होता था। भांडगाराधिक्रेता इसका नाम है। तो ये असल में शाही खजानों का अध्यक्ष होता था। भंडार से संबंध है यहाँ पे, और भंडार धन के भंडार से तात्पर्य है। महापक्ष पटालिक ये लेखा विभाग से संबंधित होता था, लेखाकार में सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके बाद जो अगला अधिकारी का पद है वो है विनय स्थित संपादक या संस्थापक। तो ये जो था ये शिक्षा विभाग से संबंधित था। यहाँ पर विनय से तात्पर्य विद्या से है, ठीक है, आचरण से है। सर्वाध्यक्ष ये केंद्रीय विभागों का निरीक्षक होता था, मतलब जितने भी विभाग बनाए गए थे उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हेड ऑफिसर नियुक्त किया गया था जो कि सभी विभागों की निगरानी करता था, तो उसको कहते थे सर्वाध्यक्ष। महाअश्वपति ये घुड़सवार सेना का हेड हुआ करता था, नियंत्रक होता था। विनय पर
ये विनय पुर इसको कहा गया है। तो ये असल में अलग अलग मेहमानों को पेश करने वाला अधिकारी होता था। बाहर से अगर कोई गेस्ट आया है, बाहर से कोई अगर यात्री आया है, तो उसको राजा के दरबार में प्रस्तुत करना और प्रस्तुत करने से पहले उसे परख लेना कि वो ठीक आदमी है या नहीं, ये काम इसका होता था। युक्त पुरुष जो होता था ये लूट का हिसाब रखता था। लूट कैसी होती थी? तो भाई लड़ाइयाँ जब लड़ी जाती थी तो उसके बाद लूट होती थी, मतलब लूटपाट का काम होता था। और ये सीधी बात है, अगर आप किसी राज्य पर विजय प्राप्त करते हैं तो विजय का लाभ तो आप लेते हैं, आपकी सेना लेती है। तो जो लूट का माल होता था, आप आगे देखेंगे मेडिवल टाइम पीरियड में खराज और खुम्स जैसे जो कर, तो ये सब माल होते थे। अब यहाँ पर जो लूट का माल होता था उसका हिसाब रखना और उसे सेना के खर्चों में इस्तेमाल करना, ये युक्त पुरुष का काम होता था। इसके बाद आप देख रहे हैं खाद्य पकिका का। तो ये असल में मास्टर शेफ होता था, मतलब शाही रसोइयाँ आप इसे कह सकते हैं। और खुद ये खाना बनाता नहीं था, बल्कि जो पका हुआ खाना है या जो खाना बनाने की व्यवस्था है उसका निरीक्षण करता था। रसद का इंतजाम और उसका नियंत्रण, और कौन क्या बना रहा है, क्या मेनू है, ये सब देखने का काम उसका होता था। वो खुद नहीं पकाता था। इसके बाद महानरपति जो था ये पैदल सेना का अध्यक्ष होता था। तो ये सारे जो हैं ये पद हैं। अब चलते हैं जरा नवरत्नों को देख लेते हैं। अब यहाँ जो नवरत्न है इसमें कालिदास सबसे ऊपर है, और इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन में ये महामूर्ख थे और विद्याभ्यास की चीज़ है, ये कहानी यही बताती है। और एक बार क्या होता है कि एक विद्योत्मा नाम की काफ़ी विदुषी कन्या रहती है, जो कि उस समय के जो पुरुष सत्तात्मक सोच वाले पंडित लोग थे उन्हें हरा देती है, शास्त्रार्थ में हरा देती है, बार बार हराती है। तो पंडितों के मन में बड़ी खींच आती है कि ये लड़की हमें हरा रही है, तो इसका तो मुंह बंद करना पड़ेगा। तो वो कालिदास को पकड़ते हैं जो कि महामूर्ख रहते हैं, और ऐसे बेवकूफ़ इंसान को ये कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखना, सिर्फ इशारा करना, जो प्रश्न पूछे जाए उनके उत्तर में तय संकेत बता देते हैं कि ये वाला पूछा जाए तो भूसा दिखाना, ये वाला पूछा जाए तो 2 उंगली दिखाना। और विद्योत्मा वैसे ही प्रश्न पूछती है, संयोगवश कालिदास एकदम सही सांकेतिक उत्तर दे देते हैं। विद्योत्मा को लगता है कि ये तो बहुत बुद्धिमान है, और शर्त यही रहती है कि अगर आप शास्त्रार्थ में हार गई तो उस व्यक्ति से आपको विवाह करना पड़ेगा। तो कालिदास के साथ इनका विवाह हो जाता है। बाद में जब पोल खुलती है तो इन्हें भगा देती हैं घर से, और ये जब आत्महत्या करने के उद्देश्य से जाते हैं तो वहाँ इन्हें आत्मबोध होता है। लोग कहते हैं कि सरस्वती का दर्शन हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मबोध होता है और इन्हें आभास होता है कि अभ्यास करके सीखा जा सकता है। तो ये निरंतर अभ्यास करते हैं और संस्कृत के मूर्धन्य जानकार बनते हैं। तो कालिदास जो है ये लेखक की हैसियत से और महाकवि की हैसियत से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ये पहले रत्न हो गए। उसके बाद जो दूसरे रत्न हैं वो एक चिकित्सक हैं, धन्वंतरी। तीसरे जो रत्न हैं वो खगोल शास्त्री हैं, और इनका नाम था वराहमिहिर, आप नाम जानते हैं। इसके बाद आप मिहिरावली, ये आप मेहरौली जो शब्द है ना, इसका पुराना नाम था मिहिरावली। वो गांव हुआ करता था दिल्ली से सटा हुआ, और वराहमिहिर वहीं के रहने वाले थे, बहुत माने हुए नक्षत्र शास्त्री थे। इसके बाद आप देखें अमर सिंह को, ये कोशकार थे। और छपड़क नाम के जो व्यक्ति थे वो ज्योतिषी थे। शंकु नाम के जो व्यक्ति थे ये भी नवरत्नों में आते थे। तो ये बहुत बड़े शिल्पी थे, इन्हें गुप्त साम्राज्य का विश्वकर्मा भी कहा जाता था। वेताल भट्ट ये तंत्र मंत्र के जानकार थे, शास्त्रीय मंत्रों के ज्ञाता थे। घटकरपर भी कवि थे, और वर रुचि जो थे ये व्याकरणाचार्य थे, संस्कृत के व्याकरण के मूर्धन्य थे। इस प्रकार से नवरत्नों को हम देख रहे हैं। आगे चलते हैं। ये नवरत्नों का जो लिस्ट है ना, इसको देखकर आपको क्या अंदाजा लगता है? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में पाए जाने वाले योग्य व्यक्ति थे, जिन्हें कि रत्नों की संज्ञा दी गई है। रत्न मूल्यवान होते हैं। तो इसका मतलब है कि राजा को हर तरह के लोगों की कद्र थी। ऐसा नहीं था कि अष्ट दिग्गज हैं तो सब तेलुगु के ही विद्वान हैं, या सब संगीतकार ही हैं, या सब कवि ही हैं। ऐसा नहीं, सब डिफरेंट टाइप के थे। कुछ ज्योतिषी थे, कुछ खगोलविद थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ कोशगार थे, कुछ जो है वो तंत्र मंत्र के ज्ञाता थे। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। सामान्य जागरूकता में देखते हैं। तो सामान्य जागरूकता हमने पिछले वाले में भी कवर की थी, वहाँ पे हमने संगीत के विषय में देखा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे नृत्य के बारे में। और नृत्य में ज़्यादा वैरायटी अगर हमें देखनी होती है तो हम जनजातियों की ओर रुख करते हैं, मतलब ट्राइबल एरिया में जाते हैं। तो वहाँ हमें रंग बिरंगे लोग दिखाई देते हैं, उनकी रंग बिरंगी परंपराएं और उतने ही रंगीले नृत्य दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप देखें सरहुल को, चरकुला को, इसी प्रकार से जात्रा, लांगी, बिहू, ये सब है। सरहुल ये छोटा नागपुर का क्षेत्र और छत्तीसगढ़, बिहार में भी होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि वो जो छोटा नागपुर का एरिया है झारखंड से और जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है पूरा सटा हुआ। फिलहाल मेन जो इनका क्षेत्र है वो अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठारी इलाका, और छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं उसमें विशेष रूप से संथाल, यहाँ आप देख रहे हैं संथाल, मुंडा, ओरांव, इस तरह की जनजातियों के द्वारा इसको किया जाता है। और चरकुला क्या है? तो चरकुला उत्तर प्रदेश का है, इसको अनिवार्य रूप से जानिए। ये ब्रज क्षेत्र का है, उत्तर प्रदेश का है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन ये ब्रज क्षेत्र का है, लोक नृत्य है। इसके बाद कीर्तन, और उसी को हम लोग कहते हैं जात्रा। तो ये पश्चिम बंगाल का है, जो चैतन्य महाप्रभु नाच नाच कर अपना ईश्वर भजन करते थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। बाद में इस्कान शैली डेवलप होती है, तो वो कीर्तन या यात्रा वहीं से निकला हुआ है। इसके बाद आप देखें लांगी। लांगी ये बंजारों के द्वारा किया जाता है, और जो राखी की पूर्णिमा मतलब सलोनी पूर्णिमा अर्थात श्रावणी पूर्णिमा होती है, आने वाली है रक्षाबंधन जिस दिन मनाया जाता है, उस दिन मध्य प्रदेश में बंजारा जाति के जो लोग होते हैं वो करते हैं, और इसमें देवी काली की उपासना की जाती है, बलि इत्यादि भी चढ़ाई जाती है।
इसके बाद बिहू नृत्य को आप देखेंगे, ये पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है। और इस नृत्य में असम की कचारी, देखिए जनजातियां कौन कौन सी जुड़ी हुई हैं, तो कचारी जाति, खासी जाति, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ आप देखते हैं ना, तो खासी जाति, इस तरह की जो जनजातियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। अच्छा, बिहू नृत्य की 3 वेराइटी, एक तो बोहाग बिहू है, माघ बिहू है और बैशाख बिहू है। ये फसली त्यौहार होता है ना, तो 3 मौसम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और तीनों के मौके पर डांस किया जाता है। नवरानी नृत्य जो है ये गोंड जनजाति के द्वारा होता है, और जदूर जो है ये भूमिया जनजाति जो है, भूइया जनजाति, उसके द्वारा किया जाता है। सुआ नृत्य ये बैगा जाति की स्त्रियां करती हैं और हरे हरे रंग के तोते की शक्ल वाले कपड़े पहनकर ये डांस करती हैं। सुआ मतलब सुग्गा यानी शुक, अर्थात तोते से तात्पर्य। इसके बाद शैला ये बैगा जनजाति के ही पुरुष करते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा जेंडर गैप जो है वो दिखाई देता है, महिलाओं के लिए खास नृत्य बने हुए हैं और पुरुषों के लिए खास नृत्य बने हुए हैं। अच्छा, मुद्रिका नृत्य जो है वो ओडिशा की उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है, और कर्मा और कोल नृत्य जो है ना, ये गोंड और कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है, मतलब दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट, घूरमा नृत्य ये घोड़ा और सवा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, और दखलाई ये ओडिशा का है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्र है ओडिशा। सौरा, बिछाल, कुदा, नीडो जनजातियों के द्वारा इसे किया जाता है, और कोड़सा बड़ी ये भुइया, गोंड और गोंड जनजातियों के द्वारा होता है, ये भी ओडिशा का ही है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जबकि असम में एक नृत्य होता है जिसका नाम है बोधा और ढाल, तो ये नागाओं के द्वारा किया जाता है, नागा जनजाति जो है वो करती है। काठी और बाउल ये आपका पश्चिम बंगाल का है, मतलब पिछड़ी जातियां जो है वो करती हैं इसको, और बाउल नृत्य तो काफ़ी फेमस है, आपने इसका जिक्र पीछे भी देखा था। अब जरा सा सिनेमा की ओर चलते हैं, तो भारतीय सिनेमा में अगर देखें तो फिल्मों के नाम है, वर्ष दिया है, रिलीज होने की तारीख, और साथ में तथ्य दिया है। खास बात क्या है कि हम उन्हें पढ़ रहे हैं। तो मदर इंडिया, ठीक है, मदर इंडिया मूवी उम्मीद है कि आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए, अच्छी फिल्म है। ये रिलीज हुई थी 1957 में, निर्देशक थे महबूब खां। ऑस्कर में जाने वाली ये पहली भारतीय फिल्म थी। ऑस्कर मिला नहीं मिला वो तो एक तरफ है, लेकिन ऑस्कर के लिए जाने वाली, मतलब अपनी ओर से उसे भेजा गया, यानी सबसे शानदार फिल्म के तौर पे, तो उसमें ये पहली थी। किसान कन्या ये 1937 की है और पुरानी है, पीछे वाली है, मदर इंडिया के नीचे आप देख रहे हैं ये वाला। तो इसके निर्देशक थे मोती बी गिडवानी, और भारत की ये पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म थी। पहले अपने देश में रंगीन फिल्म बनाने की सुविधा नहीं थी, तो हम बाहरी देशों की सहायता लेते थे। सैरंध्री द्रौपदी को कहा जाता है, और ये उनका अज्ञातवास का नाम है। तो 1933 में ये फिल्म बनी थी, निश्चित तौर पे ये द्रौपदी के ही जीवन पर आधारित थी, और वी शांताराम इसके निर्देशक थे। जर्मनी में इसकी प्रोसेसिंग की गई थी क्योंकि भारत में सुविधा नहीं थी, और ये रंगीन फिल्म थी। आलम आरा को अगर देखा जाए तो आरदेशिर के द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। आरदेशिर ईरानी इनको कहा जाता था, ये निर्देशक थे। 1931 की ये मूवी थी और ये बोलती हुई फिल्म थी। इसमें से कुछ जो है वो गूंगी फिल्में भी हैं, क्योंकि वॉइस का जो सिस्टम था वो उस समय नहीं होता था, ठीक है। अब इसके बाद आप अबाना को देख रहे हैं, ये आपकी 1958 की है, सिंधी भाषा की फिल्म है, और मातम की जो है वो मणिपुरी फिल्म है, भाषाओं के आधार पे। उसी प्रकार से भोजपुरी फिल्म में हम देखेंगे 1962 में ये रिलीज हुई थी, हे गंगा मैया तो के पियरी चढ़ी बो, ठीक है। तो पियरी जो है वो एक साड़ी की वैरायटी होती है जिसको कि हल्दी में रंगा जाता है। वो सफ़ेद धोती होती है, उसको हल्दी में रंग कर पीले रंग का किया जाता है, और उसको गंगा जी को चढ़ाया जाएगा, खास मौके पर चढ़ाया जाता है। तो ये फिल्म है। इसके बाद आप देखें नजराना, 1942 की है, राजस्थानी मूवी है। और यहाँ आप देख रहे हैं मोगैचो अनवड्डो, ये कोंकणी फिल्म है, ठीक है, कोंकण भाषा की है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी, और 1950 में ये रिलीज हुई थी, काफ़ी पहले। सीता विवाह ये उड़िया फिल्म है, 1936 की है। जाए मोती, यहाँ पर निर्देशक का नाम जानना आवश्यक नहीं है, सिर्फ आप समय देखिए, और समय से भी ज़्यादा ये देखिए कि भाषा कौन सी। जाए मोती ये 1935 की है, और ये पहली असमिया फिल्म थी, यानी असमिया भाषा में रिलीज हुई थी, असम की फिल्म है। पिंड दी कुड़ी शीला, ये फिल्म जो है ना ये पंजाबी है, कुड़ी से आप वैसे भी समझ जाएंगे, लड़की को कहा जाता है, पंजाबी। ये 1936 की है। और नरसिंह मेहता ये गुजराती फिल्म है, ठीक है। ये जो नरसिंह मेहता फिल्म है ये 1932 की है, गुजराती मूवी है। बिल्ब मंगल ये बंगाली फिल्म है, और ये मूक है। मूक का मतलब कि ये साइलेंट है, इसमें संवाद आप नहीं सुन सकेंगे, सिर्फ एक्टिंग देखेंगे। बिगाथा कुमारन ये मलयालम की मूक फिल्म है, मतलब साइलेंट मूवी है, इसमें शब्द नहीं है, सिर्फ एक्टिंग। तो ये 1928 का है। पुरानी वाली जो है ना उस समय साउंड की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे, तो बालन नाम की फिल्म है, ये मलयालम की है, सवाक है। सवाक का मतलब क्या, ये बोलती हुई फिल्म है। और इसके बाद आप सती सुलोचना को देख रहे हैं, तो सती सुलोचना ये पहली कन्नड़ फिल्म थी, 1934 की है। भीष्म प्रतिज्ञा ये तेलुगु मूवी थी लेकिन मूक थी। अब भीष्म प्रतिज्ञा अगर मूक हो जाए, मतलब उसमें आवाज़ ही ना हो, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन कुल मिलाकर भाव भंगिमा से समझा जा सकता है। इसके बाद भक्त प्रहलाद ये सवाक फिल्म थी, मतलब जिसको बोलने की ज़रूरत थी वहाँ पर बोली ही नहीं थी, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए था, मतलब बिना बोले भी भक्ति भाव से दर्शा दिया गया होता, वहाँ पर सवाक फिल्म रिकॉर्ड की गई। तो ये समय समय की बात है। इसके बाद आप देखें कीचक वध, तो कीचक कौन था भाई? आप जानते हैं कि पांडव जो है वो दुर्योधन के षड्यंत्र, मतलब शकुनी के षड्यंत्र का शिकार होकर 13 वर्ष के लिए जंगल में जाते हैं। 12 साल वनवास होता है, 13वें साल में उन्हें छिपना होता है, और दुर्योधन जो है उनके साथ चोर सिपाही वाला खेल खेल रहा था, मतलब वो अपने गुप्तचर भेजता है, और अगर पकड़े गए तो फिर 12 साल के लिए जंगल में भेज दिए जाएंगे।
तो उन गुप्तचरों से बचने के लिए वो एक राज्य में जाकर छिप जाते हैं और वो राज्य रहता है विराट राज्य, मतलब आप जयपुर वाला एरिया समझ सकते हैं। और वहाँ पर जो राजा रहते हैं उनकी पत्नी का जो भाई रहता है उसका नाम रहता है कीचक, और वो द्रौपदी को अपनाना चाहता था और इसी वजह से भीम के द्वारा क्रोधित होकर उसका वध कर दिया जाता है। तो भीम के द्वारा जो कीचक का वध किया जाता है उसी से दुर्योधन को ये टोह लग जाती है कि पांडव वहाँ हो सकते हैं, क्योंकि कीचक एक बलशाली पुरुष था और भीम जैसा जो शक्तिशाली आदमी है वही उसको मार सकता था। तो यहाँ से फिर जो दुर्योधन का निशाना है वो मत्स्य राज्य बन जाता है। फिलहाल कीचक वधम में वही सब है। ये तमिल फिल्म है और बोलती फिल्म नहीं है, ये साइलेंट मोड में है। 1918 की है। कालिदास के जीवन पर आधारित है, तमिल सवाक फिल्म है। इसके बाद आप देखेंगे बाल योगिनी को 1936 का है, पहली बाल फिल्म है तमिल भाषा की। जगवाल, ये गढ़वाली फिल्म है, पहाड़ी की, ठीक है, पहाड़ी संस्कृति इसमें आप देखेंगे अच्छी खासी। अच्छा, एन्ना धानगढ़ी, ये 1971 की है, तुलु भाषा की है। ध्यान दीजिएगा ये तेलुगु नहीं है, तुलु भाषा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तो हमें अनिवार्य रूप से देखना है। इतिहास में अगर हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट को कायदे से नहीं कवर किया तो इतिहास अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे थे बाहरी क्रांतिकारियों को, और इसमें हमने श्यामजी कृष्ण वर्मा और गदर पार्टी का उल्लेख पीछे भी देखा था हमने पिछले वीडियो में। कामागाटा मारू और इस तरह का जो गदर मूवमेंट चल रहा था बाहर, उसके अलावा मैडम बीकाजी कामा के द्वारा फ्लैग डिजाइन किया गया था, तो वो सारी कहानियां देखी थी। यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आपको ये दिखाया गया है कि किस व्यक्ति के द्वारा कितना योगदान और क्या योगदान दिया गया। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान जो था वो बाहर से था। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ये होम रूल का रोग जो है ये यहाँ भी पहुंच गया था। फिलहाल अच्छी चीज़ है। 1905 फरवरी। और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का जो पत्र है उसके प्रकाशन का काम ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। और इसके साथ ही ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। लंदन में रहकर ये अपना काम कर रहे थे। अब गदर पार्टी को देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका में इसकी नींव रखी जाती है। लाला हरदयाल, रामचंद्र भावन सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला और भाई परमानंद ये गदर पार्टी का गठन करते हैं और इसकी स्थापना होती है 21 अप्रैल 1913 में। गुलाम भारत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराना ये इसका उद्देश्य था। अब आगे चलते हैं। इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों के द्वारा गठित किया गया था और पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को का मतलब ये अमेरिका की बात हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे सोहन सिंह भाकना को। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम की संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नाम का समाचार पत्र निकाला, जिससे कि इस संस्था का ही नाम, पहले तो क्या था कि ये समाचार पत्र का एक प्रेस हुआ करता था और समाचार पत्र का नाम था गदर, लेकिन बाद में ये इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि वो पूरा जो प्रेस था उसका नाम ही चेंज करके एक संस्था का नाम उसको दे दिया जाता है कि भाई एक पार्टी है और इसको हम कहेंगे गदर पार्टी और इसका जो ऑफिशियल जनरल है वो गदर है। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, गदर पार्टी से आप सोहन सिंह भाकना को जोड़ते हैं तो उनकी जो भूमिका है वो यहाँ पे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र का नाम आता है। इसके अलावा बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा, पंडित कांशीराम, ये सब हेड है। इसके बाद राजा महेंद्र प्रताप को आप देखेंगे इनके सहयोगी बरकतुल्ला के साथ पहले विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल यानी अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार का इन्होंने गठन किया था और इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वयं राष्ट्रपति बनते हैं और बरकतुल्ला इसमें जो इनकी लोकल गवर्नमेंट रहती है उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। तो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की सजा मिलती है और 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है, मतलब बैठक होती है कुल मिलाकर, और भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वाइली, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इनका नाम करजन वाइली और कोवास लोलकता, ये अंग्रेजों के नाम है, इनको गोलियों से भून दिया गया था। जो भी क्रांतिकारियों के खिलाफ होते थे अंग्रेज, उनको मारने में ये लोग देर नहीं लगाते थे। इसके बाद आप उधम सिंह को देखें, ये डायर की हत्या कर देते हैं जो पंजाब का गवर्नर रहता है और ये जलियांवाला बाग के लिए जिम्मेदार रहता है, मतलब इसी का ऑर्डर था तो गोलियां चली थी। 1940 में इसको मार डाला जाता है। उधम सिंह मारते हैं, ध्यान दीजिएगा। रास बिहारी बोस ये जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे और 28 से लेकर 30 मार्च 1942 को ये राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए टोक्यो में एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ नेताजी को भी बुलावा रहता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जनरल साइंस देखेंगे और जनरल साइंस में हम देखेंगे ऑपरेटर्स का नाम या इंस्ट्रूमेंट का नाम या जो भी आप कह लीजिए, मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर्स, तो उपकरणों के नाम है और ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप से किस रूप में उनके माध्यम से होता है वो दिया हुआ है। तो इस पूरी सारणी में 2 हिस्से हैं, मतलब 2 कॉलम आप कह सकते हैं। हालांकि वैसे मोटे तौर पर देखें तो 4 कॉलम है, लेकिन हमारे काम के इसमें 2 कॉलम है, मतलब ये अलग है और इधर वाला अलग है। तो पहले हम एक हिस्से को देखेंगे फिर दूसरे को कवर करेंगे, तो इसके लिए इस पेज को जूम किया जाता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। उपकरण का नाम पहले तो डायनेमो है। डायनेमो के बारे में आप जानते ही हैं कि ये यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन का काम क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण ये संकेतों में करता है और ये संकेत कैसे होते हैं? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं।
लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि विस्तारक इसको कहा जाता है। आप बोलते हैं माइक पर और वो भयंकर आवाज़ में सुनाई देता है। सौर सेल या सोलर सेल ये विद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर करती है, मतलब जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसको ये विद्युत ऊर्जा के रूप में स्थायी बनाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप ट्यूबलाइट को देख रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत हीटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। और कार की बैटरी में क्या होता है, या कोई भी बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। वाष्प इंजन ये ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। और जलता हुआ कोयला, इसमें कैसा परिवर्तन होता है, तो जलता हुआ कोयला क्या है, वो रसायनों का संग्रह है, मतलब उसमें तरह तरह के जो तत्व हैं वो मिले हुए हैं। अब उसको आप जला रहे हैं तो जलाने पर क्या होता है, ताप प्राप्त होता है, ऊष्मीय ऊर्जा। इसके बाद विद्युत अपघटन की अगर बात करें तो इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और बिजली का जो चूल्हा होता है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, जिससे कि भोजन पकता है। अब इस पेज के दूसरे हिस्से को देखते हैं। अगर आप देखें तो विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में दोनों में रूपांतरण करता है। अगर आप बिजली का बल्ब जलाते हैं, खासतौर पर एडिशन वाला बल्ब, तो उसमें आप देखते हैं कि न सिर्फ आपको प्रकाश मिलता है बल्कि कमरा गर्म भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ प्रकाश ऊर्जा नहीं बल्कि ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त हो रही। और विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। मोमबत्ती का अगर हम देखें तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में रूपांतरण होता है, ठीक बल्ब की तरह से। वहाँ भी जो मोमबत्ती है वो आपको रोशनी ही सिर्फ नहीं देती है बल्कि गर्मी भी देती है। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। और बिजली का जो पंखा है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आप टरबाइन को देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आप देखते हैं ना जल विद्युत का निर्माण, तो उसमें बहुत ही फोर्स में, या आप कह लीजिए कि रफ्तार में पानी टरबाइन के पंखों पर गिराया जाता है। और उस पानी के वेग की वजह से जो टरबाइन है वो तेज गति से घूमने लगती है, पंखे चलने लगते हैं, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद आप देखें ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम पंचक्की का भी होता है। मतलब जो हवा से विद्युत का निर्माण होता है, पवन ऊर्जा आप देखते हैं ना, तो उसमें यही सिस्टम होता है। टरबाइनें जैसे पानी के वेग से घूमती हैं वैसे ही यहाँ पर हवा के वेग से घूमती हैं। विद्युत चुंबक की अगर बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं परमाणु बम को, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा और ताप ऊर्जा में बदलता है। लेकिन एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा है ना उसकी जगह पर नाभिकीय ऊर्जा होना चाहिए था। ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा इसमें कोई भी अपना रोल नहीं प्ले करती है। परमाणु बम में क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है, मतलब एक बड़ा नाभिक होता है, और उस पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो उसके टुकड़े होते हैं, विखंडन की प्रक्रिया होती है, और उसी विखंडन का परिणाम ये होता है कि भयंकर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है द्रव्यमान क्षय की वजह से। और वही भीषण ऊर्जा यहाँ पर विनाश का काम करती है, जो कि बम करता है। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, नाभिकीय संलयन, यानी नाभिक जुड़ते हैं और वहाँ भी बेहिसाब ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये सब हमने देखा। अभी आविष्कारक और आविष्कारों को देखने की आवश्यकता है, तो चलिए इसे आगे देखते हैं। प्रमुख आविष्कारक और आविष्कारों में अगर देखा जाए तो क्रोनोमीटर सबसे पहले है, जॉन हैरिसन के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें 3 कॉलम है, तो पहले इधर वाले को कवर करते हैं। क्रोनोमीटर की खोज करता जॉन हैरिसन थे। परमाणु भट्टी को खोजने वाले फर्मी थे, एनरिको फर्मी इनका पूरा नाम है। डायनमो को खोजने वाले, अभी पीछे आपने देखा डायनमो कितना उपयोगी है, तो डायनमो को खोजने वाले फैराडे थे और इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। हेलीकॉप्टर की खोज करता ब्रेगेट थे और गैस इंजन को खोजने वाले डैमलर थे। रेफ्रिजरेटर को खोजने वाले हैरिसन और कैटलिन थे। लिफ्ट के आविष्कारक ओटिस थे और ईमेल को खोजने वाले टॉमलिंसन थे। टेलीविजन को खोजने वाले बेयर्ड थे, आप जानते ही वो जो CRO ट्यूब वाला टेलीविजन होता है उसकी बात हो रही है। और बैरोमीटर को खोजने वाले टॉरिसेली थे। इसके बाद आप बाल पेन का देखें, बाल पेन का आविष्कार किया था जॉन जे लाउड ने। उससे पहले अपने देश में लोग सरकंडे की कलम यूज़ किया करते थे, मतलब सरकंडा जो होता है उसको ऐसे काट के उसका जो डंठल है उसको दवात में स्याही होती थी उसमें डुबो डुबो कर लिखते थे, या फिर चिड़िया के पंख का भी इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए पेन के तौर पे। बाद में फाउंटेन पेन आती है जिसमें कि स्याही भरी जा सकती है, तो वो टंकी उसकी फुल करके स्याही से, और उसके बाद उससे उसकी जो निब होती थी बीच से चिरी हुई होती थी तो उससे लिखने का काम करते थे। उसके बाद बाल पेन आती है, तो बाल पेन काम आसान कर देती है, रिफिल का यूज़ होता है, तो वो आविष्कार करने वाले लाउड थे। इसके बाद बिजली का पंखा, ये व्हीलर ने मतलब इसे ईजाद किया था। कार्ल बेंज के द्वारा पेट्रोल चालित कार को खोजा गया था और मशीन गन के आविष्कारक थे जेम्स पकेल, और सेफ्टी पिन को खोजने वाले वॉल्टर हंट थे। अब यहाँ पर भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ खोज और आविष्कारों को अलग से देख लेते हैं। तो इसमें भी वही खोज आविष्कारक ऐसे दिया हुआ है। विद्युत धारा के खोजकर्ता अलेक्जेंड्रो बोल्टा थे, बोल्ट मात्रक होता है ना, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। विद्युत तरंग को खोजने वाले हेनरिक हर्टज थे। आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्टज होता है, HZ से व्यक्त किया जाता है, वो इन्हीं के नाम पे। अलेक्जेंड्रा बोल्टा ने ही विद्युत बैटरी की भी खोज की थी, और थेल्स के द्वारा स्थिर विद्युत का जो सिद्धांत है उसको लॉन्च किया गया था। थेल्स का थ्योरम आप जो अर्थमेटिक है या फिर आपका अलजेब्रा है उसमें देखते हैं। इसके बाद आगे चलें तो विद्युत आवेश, इसको खोजने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। प्रकाश की गति को फेजो ने खोजा था, और प्रकाश के अपवर्तन का नियम ये स्नेल के द्वारा खोजा गया था। स्नेल का मतलब यहाँ पे घोंघे से तात्पर्य नहीं है, ये वैज्ञानिक थे और स्नेल का नियम आप पढ़ते हैं।
ठीक है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन पदार्थ का अपवर्तनांक वाला, वो वाला। इसके बाद आप देखिए प्रकाश का कणिका सिद्धांत ये न्यूटन ने खोजा था, और भी है, नीचे चलते हैं थोड़ा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत खोजने वाले हाइजीन्स नहीं बल्कि हाइगेन्स थे। यहाँ आप देख रहे हैं थॉमस यंग के द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत को बताया गया था, और कूलीज के द्वारा एक्स किरणों पर आधारित एक आधुनिक नली विकसित की गई थी, जिसको कि इन्हीं के नाम पर कूलीज नलिका कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, डायोड वाल्व की खोजकर्ता या डायोड वाल्व को खोजने वाले ये जे फ्लेमिंग थे। इसके बाद आप देख रहे हैं ट्रायोड वाल्व को खोजने वाले फॉरेस्ट थे। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे, और नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम से दिया जाता है। इन्हीं की जो वसीयत थी उसमें ये प्रावधान किया गया था कि मेरी जितनी भी दौलत है उसके ब्याज से ये नोबेल पुरस्कार दिए जाएं। तो शुरुआत में तो नोबेल पुरस्कार सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते थे, बाद में कुछ और संस्थाएं इन्हें बड़े लेवल पर ले आती हैं, तो ये अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में भी दिए जाते हैं। कुल मिलाकर इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1901 से। प्रोफेसर रॉन्जन जो कि भौतिकी के प्रोफेसर थे, उन्हें एक्स किरणों की खोज के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और ये अल्फ्रेड नोबेल कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये इंजीनियर थे, और इन्होंने डायनामाइट जैसा खतरनाक विस्फोटक खोजा था। और इसके चलते चूंकि जिस समय इन्होंने विस्फोटक खोजा था वो समय संक्रामक समय था, मतलब आपस में लोग लड़ने झगड़ने में व्यस्त थे, तो हथियारों की आवश्यकता सबको थी, और ऐसा खतरनाक विस्फोटक बड़े काम की चीज़ है, तो इन्हें मुंहमांगा दाम मिलता था। ये बनाते थे और बेचते थे, मालामाल हो गए। लेकिन मालामाल होकर ये खुश नहीं हो पाए, क्योंकि एक दिन अखबार पढ़ा तो उसमें दिखाई दिया कि इनकी फ़ोटो छपी है और साथ में इनको श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है कि मौत के सौदागर की मौत, यानी मौत का ये सौदा करते थे, डायनामाइट मौत का सौदा है, उसको करते थे, और आज इन्हीं की मौत हो गई। तो डायनामाइट जो है, मतलब अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट तो इनका आविष्कार था। अल्फ्रेड नोबेल को ऐसा समझ में आता है कि मैंने ये सब काम किया, पैसा कमाया, लेकिन लोग मुझे इसी नाम से जान रहे हैं, मौत का सौदागर कह रहे हैं, जो कि एक बुरी पहचान है। तो मुझे कुछ अच्छी पहचान अपनी दर्ज करनी चाहिए, तो वहीं से वो अपना आविष्कार जो है उसका काम रोक कर अपना कुछ भलाई का काम शुरू करते हैं। तो जितना वो कमाए रहते हैं उसको एक ट्रस्ट बनाकर, और उसमें उन्हीं की वसीयत के हिसाब से ट्रस्ट वगैरह बनता है, मतलब जो समिति है, स्वीडिश एकेडमी है, वो सब विकसित होती है। तो कुल मिलाकर शुरुआत वहीं से होती है, और उन्हीं के नाम पर पुरस्कार होता है। फिलहाल लेज़र किरणें जो है ये मेमन के द्वारा खोजी गई थी, और मेसर किरणों की खोज जो है वो गॉर्डन गीगर और टाउन्स के द्वारा, मतलब 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर की थी। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टिविटी यानी अतिचालकता जो है, इसको कैमलिंगन ओन्स ने खोजा था। अभ्रकोष्ठ का नियम जो है ये विल्सन ने खोजा था, और न्यूट्रिनो की खोज जो कि एक फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है, तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप देखते हैं ना, तो वही वाले पाउली हैं। आइंस्टीन ने फोटॉन की खोज की थी, और आप देखिए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इनका सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत था आइंस्टीन का। वैसे तो ये बुद्धिजीवी ही है, लेकिन इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था जो फिजिक्स का, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी, और उसी में फोटॉन की बात की गई थी। इसके बाद क्रॉम्पटन प्रभाव जो है ये क्रॉम्पटन के द्वारा खोजा गया था, मतलब उन्होंने ही दिया था। टेबल के दूसरे हिस्से को जरा देखिएगा, इसमें आप देख रहे हैं कि फॉरेनहाइट पैमाना, ये फॉरेनहाइट नहीं दिया था, एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। दाब का नियम पास्कल ने दिया था, पास्कल दाब का मात्रक भी होता है। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जबकि जिस समय आइंस्टीन ने इसको दिया तो लोग समझ ही नहीं पाते थे कि इसमें कहा क्या गया है। सापेक्ष चीज़ों की बात की गई थी आइंस्टीन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा, और प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज, दोनों 2 बार दे दिया है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल के द्वारा, और विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम के द्वारा दिया गया था। आप देखते हैं ना ओम का नियम। इसके बाद विद्युत आकर्षण का जो नियम है वो कुलाम ने दिया था, और विद्युत ऊष्मा का प्रभाव ये जूल के द्वारा बताया गया था। फोकाल्ट के द्वारा प्रकाश की द्रवों में चाल को बताया गया था कि प्रकाश जो है वो जब द्रव में प्रवेश करता है, चाहे पानी हो या कोई और लिक्विड हो, तो उसमें उसकी रफ्तार और उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। इसके बाद परमाणु का कृत्रिम विखंडन करने का जो तरीका है वो फर्मी ने बताया था। तो लोग तो बेकार में ही परमाणु बम की थ्योरी देने वाले एक इंजीनियर को दोषी ठहराते हैं, लेकिन असली जिम्मेदार तो फर्मी थे। परमाणु का कृत्रिम विखंडन करने का जो तरीका है, मतलब परमाणु अपने से भी विखंडित होता है। जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक नेचुरल प्रॉपर्टी, मतलब एक प्राकृतिक गुण है, नैसर्गिक गुण है, तो उसके अंदर खुद से विखंडित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब उसके नाभिक से निरंतर द्रव्यमान का क्षय होता है, लेकिन उसे अपनी मर्जी के मुताबिक भी किया जा सकता है, और ये तरीका परमाणु बम या परमाणु भट्टी दोनों के लिए काम करेगा। तो ये यहाँ से शुरू होता है, फर्मी ने दिया था। रूमकॉर्फ के द्वारा प्रेरक कुंडली का सिद्धांत दिया गया था, और लॉगर्थम जॉन नेपियर ने दिया था, लॉग जो होता है। इसके बाद मतलब लघुगणक की बात हो रही है। नाभिकीय विखंडन जो है ये ऑटो हान और स्ट्रॉसमैन, अब यहाँ देखिए कि फर्मी का जो प्रिंसिपल था उसी पर काम करके ऑटो हान ने नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत दे डाला। मतलब कृत्रिम विखंडन हो सकता है, तो उसी को इन्होंने प्रैक्टिकली दिखा दिया। और ऑटो हान एक इंजीनियर थे, साथ में स्ट्रॉसमैन इनकी मदद कर रहे थे, और जब अमेरिका जापान पर बम गिराता है तो ऑटो हान बहुत रोते हैं। इसके बाद ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक ये जूल के द्वारा दिया गया था। शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया था। आगे चलते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो कि आजकल बड़ी ही क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है, मतलब नवोन्मेषी टेक्नोलॉजी है, और भविष्य में इसके बहुत सारे स्कोप हैं।
तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल है ये के कॉब के द्वारा, चार्ल्स के कॉब के द्वारा दिया गया है। गति विषयक नियम ये न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। न्यूटन के गति के नियम और गति के समीकरण आप देखते हैं ना, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, इस तरह के जो सिद्धांत है, मतलब 3 समीकरण है, तो वो न्यूटन के द्वारा। इसके बाद किरचॉफ का नियम जिसमें कि प्रतिरोध और धारा परिपथ का पूरा आपस में जोड़ दिखाया गया है। तो ये किरचॉफ का नियम किरचॉफ ने खुद दिया था। सेल्सियस पैमाने की खोज सेल्सियस के द्वारा की गई थी। वाक्यांश के लिए एक शब्द को देख लेते हैं। तो जो भयभीत ना होता हो उसे निर्भय कहा जाता है। अभय भी कह सकते हैं, निर्भीक भी कह सकते हैं। मांस न खाने वाला व्यक्ति शाकाहारी तो होता ही है, उसको निरामिष कहा जाता है। जिसके मन में कोई दया ही ना हो उसको निर्दय कहेंगे, और जिसके हृदय में ममता ना हो उसको निर्मम कहेंगे। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस न ली जाए वो निःशुल्क होता है, और जो चिंता से रहित हो वो निश्चिंत होता है। जिसका कोई आधार न हो वो निराधार है। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित है वो निरीह है। जिसको किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है वो निष्प्रिय है। शासकीय अधिकारियों का शासन यानी नौकरशाही जो है उसी को कहते हैं ना, शासकीय अधिकारी जो है वो शासन कर रहे हैं। लाल फीताशाही भी उसको कहा जाता है। जिसके विषय में मतभेद ना हो वो निर्विवाद होता है। जो नया आया हो नवागत होता है। जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो वो निरापद चीज होती है। जो आसानी से झुकाया जा सके वो नमनीय होता है। देश के बाहर माल भेजने की जो प्रक्रिया है उसको निर्यात कहा जाता है। और निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक होता है। निशा में विचरण करने वाला निशाचर होता है, और जिसका निषेध किया गया है वो निषिद्ध होता है। जिस पर कोई कलंक न लगा हो वो निष्कलंक है। जिसने पाप न किया हो वो निष्पाप है। जिसमें तेज ही न हो वो निस्तेज होता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखिए, बालुका में प्रदेश के बीच में जो हरा भरा स्थान पाया जाता है उसको मरुभूमि या मरुद्यान, मरुभूमि तो मरुस्थल को कहा जाता है, मरुद्यान या फिर नखलिस्तान कहा जाता है। जिसका कोई आश्रय न हो वो निराश्रय होता है, और जो नष्ट होने वाला है वो नश्वर होता है। जिसे अक्षर ज्ञान न हो वो निरक्षर होता है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर होता है। जिसके पास शक्ति का अभाव है वो निर्बल या दुर्बल हो सकता है। जो भविष्य के प्रति निराश हो जाए वो निराशावादी है। रात्रि के मध्य का भाग जो है उसको निशीथ कहा जाता है। घनघोर रात्रि जो होती है, मध्य रात्रि। जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो उसको निपुति कहते हैं, और जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो निरंकुश होता है। जो व्यक्ति शासन और शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता है उसको निरंकुशवादी कहते हैं। अब इधर वाला जो कॉलम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, जो उत्तर न दे सके वो निरुत्तर होता है, और जो लगातार देखे मतलब बिना पलक झपकाए उसको कहेंगे कि एकटक देख रहा है या निर्निमेष देख रहा है, मतलब बिना जो मेष है मतलब जो पलके हैं उनको झपकाए बिना देख रहा है। जिसका आकार ही ना हो निराकार है, मतलब ईश्वर। और लड़की का लड़का जो होता है उसको दौहित्र कहा जाता है। पीछे आपने देखा ना गुप्त शासकों के बारे में, लिच्छवी दौहित्र। और इसके बाद नरक से संबंधित और नरक में रहने वाला जो है, नरक में रहने योग्य या नारकीय स्थिति कहते हैं ना, मतलब नरक से संबंधित, नरक के जैसा। इसके बाद अब चलते हैं जरा कॉलम के दाहिने हिस्से की ओर, और दाहिने हिस्से में हमने कुछ देखा था, कुछ बचा हुआ था। जो नया आया हो उसको नवागत या आगंतुक कहते हैं, और जहाँ पर किसी बात का खतरा ना हो वो निरापद जगह होती है। जो आसानी से झुकाया जा सके वो नमनीय होता है, लचीला हम लोग कहते हैं। देश के बाहर माल भेजना निर्यात होता है, और निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक होता है। निशा में विचरण करने वाला निशाचर होता है। जिसका निषेध किया गया है वो निषिद्ध होता है। जिस पर कोई कलंक नहीं लगा है वो निष्कलंक होता है, और जिसने पाप न किया हो वो निष्पाप होता है। जिसने पाप न किया हो वो निष्पाप होता है। जिसमें तेज न हो वो निस्तेज होता है। जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो निस्सहाय होता है। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति कहलाता है, आप जानते ही हैं। और जिसमें स्वार्थ की भावना न हो वो निस्वार्थ होता है। जिस पर नियंत्रण किया गया हो वो नियंत्रित होता है। जिसकी आशा न की गई हो निराशा, मतलब निराशा होती है। निराशा का मतलब क्या है कि आपने आशा पाली ही नहीं। इसके बाद देखिए, जिसमें तीनों ही गुण ना हो, मतलब सतो रजो और तमो गुण ना हो, तो उसको निर्गुण कहा जाता है। और ऐसा कोई एक ही हो सकता है, और वो है परमात्मा। बाकी अगर मनुष्य या कोई जीव है तो निश्चित तौर पे उसके अंदर कोई ना कोई गुण तो होगा ही, कमोबेश। जिसकी जड़ या आधार का ही ना पता हो वो निर्मूल है, और जिसकी नाक ही कट गई है वो नकटा है। और अगर किसी महिला की नाक कट जाती है, मतलब कट जाए, तो उसको लोग फिर सुपर्णखा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग उपमा देते हैं ना। इसके बाद आप देखें, वह गांव या शहर जहाँ नाना का घर हो उसको ननिहाल कहते हैं, नानी का घर। और देहाती भाषा में कहते हैं ननियोरा। हाल ही में पैदा हुआ बच्चा है तो उसको हम लोग कहेंगे नवजात। और चंद्रमास की पक्ष की जो 9वीं तिथि होती है उसको नवमी कहा जाता है। मतलब देखिए, जो पहली तारीख होती है उसको प्रतिपदा कहते हैं। उसके बाद फिर मतलब एक कम दूज हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसको शुद्ध संस्कृत में अगर बोलें, जो दूसरी तारीख है उसको द्वितीया कहा जाता है। पहली तारीख को प्रतिपदा, दूसरी तारीख को द्वितीया, उसके बाद तृतीया होती है, फिर चतुर्थी होती है, फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, उसके बाद एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर पूर्णिमा या फिर अमावस्या, ऐसे होता है। तो 15-15 में पखवाड़ा यानी पक्ष बटे होते हैं। अब इसमें कृष्ण पक्ष होता है तो अमावस्या आती है, शुक्ल पक्ष होता है तो पूर्णिमा आती है। जैसे कि अभी पूर्णिमा आने वाली है, रक्षाबंधन। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ आप नगर में रहने वाले व्यक्ति को कहेंगे नागरिक, और हाल में ब्याही गई स्त्री है तो उसको कहेंगे नवोढ़ा। लड़की की लड़की है तो उसको दौहित्रा कहेंगे। दुहिता मतलब होता है लड़की, और उससे उत्पन्न हुई है तो वो दौहित्री है या दुहित्रा है, नातिन भी कहते हैं। इसके बाद आप देखें, जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको निरर्थक कहते हैं। यहाँ वाला पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो नापा न जा सके
जो नापा ना जा सके वो अपरिमेय होता है और जो नापा जा सके वो परिमेय होता है। बाकी नापनीय और नाप्य जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मूल शब्द ये निम्न कोटि का है तो उसको निकृष्ट कहते हैं। और यहाँ पर ये मॉड्यूल समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।